बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। वापस भेज दो कह दो, सब मसरूफ़ हैं। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया कि ये कहीं क्यों नहीं। वो बोला सर बहुत शोर कर रही है, मिलकर ही जाऊंगी वरना 5 बजे तक यहीं बैठी रहूंगी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि इसे मेरे कमरे में ले आओ। वो ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद बच्ची ने इजाज़त तलब की तो मैं एहतरामन खड़ा हो गया, इससे बैठने को कहा। इस पर एक नज़र डाली तो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी। यूनिफॉर्म पुराना होने की वजह से पलाहट माइल था, जूतों पर मट्टी थी और देखने में लगता था कि बच्ची काफ़ी पैदल चल कर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुशक और माथे पर दुपट्टे के नीचे पसीने के निशानात। गर्मी और मिट्टी की वजह से बच्ची नहायत ही खूबसूरत थी। मौसम की वजह से इसके गाल सुर्ख हो चुके थे। ये शायद दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके तो आ गई थी, मगर घबराहट की वजह से ऐसा ही था। मैंने उठकर एक गिलास पानी दिया जो इसने शुक्रिया अदा किया और पी लिया। जी बेटा, क्यों फसाद कर रही है, क्या बात हुई है, मैंने पूछा। बोली सर मुझे पता चला है कि एनजीओ बच्चों की तालीम के लिए खर्चे उठाती है, इसीलिए आई हूँ। मैंने कहा कि हर एनजीओ नहीं, मखसूस अदारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन क्यों? वो बोली मुझे पढ़ना है और मेरे पापा के पास पैसे नहीं। मुझे हर हाल में अपना बीए मुकम्मल करना है, एमबीए करना, मुझे पैसे चाहिए। मुझे एनजीओ का पता दो जो पढ़ाए और फंड दे। इन दोनों बलूचिस्तान था। इसका सेक्रेटरी मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझे नीचे के स्टाफ के हालात का इल्म था, इसीलिए मैं इस बच्ची को वहाँ धक्के खाने नहीं भेजना चाहता था। मैंने इस बच्ची से कहा कि तुम चाहे पियोगी। इसने इसबाहत में सार हलाया। मैंने चाय मंगवाई और बिस्किट भी मंगवाए और वो इस पर टूट पड़ी। चाय पीने के दौरान वो कहने लगी सर अगर आप मुझे सेमेस्टर की फ़ीस दे दें तो मैं आपके ऑफिस में बुला मुआवजा काम करने को तैयार हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराने लगा। वो हलफनामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार थी। मैंने इसे पूछा कि तुम्हारे बाबा क्या करते हैं। वो बोली बीएजी ऑफिस में होते हैं, बी रिटायरमेंट ले ली है, कहते हैं मेरे पास जो था खर्च कर लेगा, अब बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं। मैं सोच में पड़ गया कि एनजी ऑफिस का बंदा ऐसे कहे ये कहीं 2 नंबरी होगी बच्ची की, वरना आप ऐसा क्यों कहेंगी। दूसरा, मुझे ये सोचा कि ये बच्ची जज्बाती है। शुक्र है यहाँ आगे किसी और के हत्थे चढ़ती तो शायद आमदन का कोई और ज़रिया सिखाता और इनकी आंखों की चमक अब तक ख़त्म हो जाती। बहाना बनाते हुए उठा और अपने साहब से पूछकर आता हूँ और तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, मैं अभी तुझे बताता हूँ। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और इस बच्ची से कहा कि क्या कह रहे हैं कि वो बीए की फ़ीस मुकम्मल कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कल आपके अब्बू हैं और मुझसे मिले, साथ ही फर्श फेस स्लिप लाएँ। वो तो खुशी से खड़ी होगी। ठीक है सर। इसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए निखर कर सामने आ रही थी। मैंने अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ दी कि शायद ये बच्ची कल आएगी, इसको मुझसे मिलवा देना, इसका कॉन्टैक्ट ले लीजिए था कि अगर कल अपने बाप के साथ आती तो ठीक, वरना जो दिल में आए करती फिरे। दूसरे दिन 11 बजे ऑफिस आई तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि सर वो बच्ची 10 बजे से अपने वालिद के साथ हमारा इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा इसे बुलाओ। इसका वालिद एक सुलझा हुआ पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग बंदा था। तारुफ में पता चला कि वो किसी ओहदे पर एचईओ ऑफिस बलूचिस्तान में काम कर रहा था। इन दोनों की बात है जब कोटा के हालात ख़राब थे, स्कूलों में तराना तक नहीं पढ़ाया जा सकता था। पाकिस्तान दुश्मनी स्कूलों पर कोई शुरुआत ना कर दे, लिहाजा इन हालात में एक अखराज को तरजीह देने वाले लोकल बंदे को गुजारा बहुत मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि कई मरतबा वह इस ख़ानदान नान शोभा को भी महताज रहा। जल्द रिटायरमेंट इसीलिए भी ले ली कि बड़ी बेटी की शादी करना थी। बेटे पढ़ते ही एक एमए करके डॉक्टर के क्लिनिक पे मरीज़ों को नंबर देता, मतलब चपरासी, जबकि दूसरी बीए करने के बाद अब कोई छोटी मोटी कोशिश कर रहा है। इसने बच्ची की तरफ इशारा करके कहा कि अब मज़ीद नहीं पढ़ा सकता तो ये ज़िद कर रही है कि ये अपने तौर पर एमबीए करके दिखाएगी। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फ़ीस भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये कहती है कि इस यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगी। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप इसलिए नहीं ले सकती कि ना तो ट्यूशन है और ना ही किताबें ख़रीद सकते हैं और ना ही नेट, और जिसके पास तैयारी कर सके
जी बीए कहाँ से आएगी, इसको कोई सहूलत मिले तो कोई काम हो। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे कहा कि आप इस तालीम से भी बेफिक्र हो जाएं। इस बच्ची के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपने सेक्रेटरी के ज़ुम्मे लगा दिया कि इसकी फ़ीस वगैरह अदा कर देना। दरमियान में एक मरतबा सिर्फ MBA फाइंस के दाखिले फ़ीस के लिए वो बच्ची आई। फिर 1 साल तक सिर्फ एक मैसेज आता और हम इसकी फ़ीस अदा करते थे। एक दिन वो बच्ची फिर आई, परेशान थी। मैंने पूछा अब क्या हुआ? कहने लगी सर 1.5 साल में अपने भाई खर्चे ट्यूशन पढ़ाकर पूरी कर रही हूँ और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन फिर वो रोना शुरू हो गई। मेरे स्टाफ ने इसे दिलासा दिया तो बोली बाबा ने तंग आकर लाहौर जाने का फ़ैसला किया है। तमाम ख़ानदान वहाँ शिफ्ट हो रहा है। वहाँ मेरा कौन होगा जो मुझे पढ़ाएगा? मैंने बाबा से कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ हॉस्टल में रहूँगी। अब ना वो मेरे पास ना बाबा के पास हॉस्टल के पैसे हैं और वहाँ अगर मैं चली भी जाती हूँ तो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकूँगी क्योंकि यूनिवर्सिटी से 5 और बाहर जाते 9 से 5 है और बाहर जाते वापस आते रात हो जाएगी। मेरे पास सवारी भी नहीं। आप मेरे हॉस्टल की फ़ीस भी देंगे? मैं इसे खुशी करने के लिए कहा एक शर्त पर दूंगा, जैसे ही तेरी नौकरी लगेगी मेरी तमाम फ़ीस हॉस्टल के पैसे वापस करोगी। वो बच्ची मान गई। मैंने कहा इसके सर पर हाथ रखा, जब बेटी कहा है तो बेफिक्र होकर पढ़ो। जब वो चली गई शायद 2 साल बाद इसकी कॉल आई, सर आज रात टेलीविज़न पर मेरा इंटरव्यू है, ज़रूर देखना। मैंने पूछा अब क्या कर दिया तूने? वो हंसी और कही कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मुझे खुशी है कि मैंने मुबारकबाद पेश की। इसके बाद बोली सर बस आप चली जाऊंगी और लाहौर तमाम उम्र आपकी मशगूल रहूँगी। मेरा भी दिल भर आया। मैंने कहा बेटियां तो जाने के लिए इंसान पालता है, बस जहाँ रहो खुश रहो। कुछ अर्सा कबल एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल आई। जब उठाई तो वही बच्ची थी। बोली सर आपको पता है मेरी मंगनी है, लड़का मुंबई में है और मेरी शादी के बाद हम कराची चले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। दुआ थी कि फ़ोन बंद कर दिया। बच्ची कश्मीरी पंजाबी फैमिली से थी, लेकिन कुदरत के खेल देखो कि बच्ची ने अपना जहेज़ खुद मेहनत करके प्राइवेट मुलाजमत करके बनाया था। एक अच्छे सुलझे हुए मोहब्बत करने वाले शानदार मुस्तकबिल रखने वाले बंदे ने इसे अपनी दुल्हन बनाया। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अभी चंद माह ही गुजरे थे कि मोबाइल वगैरह छीनते हुए मज़ामत पर नौजवान को गोली मार दी। ये बच्ची अब विवाह हो चुकी थी। शायद इसकी उम्र 25 या 26 साल होगी। मुझे शदीद सदमा पहुंचा। खैर मैं ज़िंदगी की मलामत में उजलता गया और दौरान 15 साल का अरसा गुजर गया। इस फर्जी को 12 तारीख को दोपहर का खाना खाकर लेटना तो व्हाट्सएप पर घंटी बजने लगी। कॉल बरतानिया का कोड दिखा रही थी। इतने में फ़ोन बंद हुआ और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल है, आप मुझे पहचानते हैं? मैं चौंक पड़ा क्योंकि शायद इन 15 सालों में जब बच्ची ने मुझे याद किया होगा मुझे ये याद आती रही। एक अनजानी खुशी ने मैंने इसे पूछा बतूल जो कोटा में MBA कर रही थी। इसने कहा जी सर मैं वही बतूल बोल रही हूँ। आपको पता है मुझे आप बहुत दिनों से याद आ रहे हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि आपको नौकरी छोड़े काफ़ी अरसा गुजर चुका है। फिर मैंने इनसे आपका कांटेक्ट मांगा तो उन्होंने ढूंढ कर दिया। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये सब वो एक सांस में बोल गई। मैंने पूछा कि अब तुम क्या कर रही हो? बोली सर मैं इस वक्त इंग्लैंड में दुनिया के 5वें बड़ी IT कंपनी में एक आला ओहदे पर काम कर रही हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है और 11 साल की मेरी बेटी भी है। सर आपको पता है जब मैंने पूछा था कि आपको पैसे कैसे वापस करूँगी तो आपने मुझे एक बात कही थी, वो अब भी बात करते हुए बहुत परजोश थी, बिल्कुल जैसे पहले दिन मिलकर MBA करने के लिए परजोश। मैं शायद भूल चुका था। इसने कहा कि मैंने कहा बतूल मुझे याद नहीं क्या कहा था। बोली सर आपने कहा था कि जब वापस पैसे आ जाएं तो किसी और बच्चे को MBA करा देना। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया, मुझ जैसा ऐश इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। खैर ये सोचकर खामोश रहा। इस वक्त जज्बात में कह दिया होगा। वो बोली सर आपको पता है मैंने एक नहीं 5 नौजवानों को आला तालीम दिलवाई है
और एक नौजवान तो ऐसा भी था कि जिसने अपनी बहन की खातर अपनी तालीम छोड़ दी। जब मुझे इस नौजवान के बारे में मालूम हुआ तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि वो एक गोल्ड प्लेलिस्ट था जिसने हर क्लास में नुमाइयाँ पोजीशन ली थी। मैंने इसके क्लास फेलो से इसकी तालीम छोड़ने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा इसकी बहन की शादी थी, लेकिन इसके बाप के पास पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी की शादी की अरेंजमेंट कैसे करे, और ना ही जहेज़ खरीदने के पैसे थे। मैंने इस नौजवान का पता पूछा और ख़ुद इसके पास गई। मैंने इस नौजवान से कहा कि तुम अपनी तालीम जारी रखो, तुम जैसे नौजवान को हमारे मुल्क की बहुत ज़रूरत है। वो कहने लगा, मैडम मैं मजबूर था, जब आपकी परेशानी देखी तो अपने सेमेस्टर की फ़ीस इसे दे दी और इसके अलावा होटल में काम करने लगा। मैंने सोच रखा था कि बहन के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर लूँगा और इसके बाद दोबारा अपनी तालीम जारी रखूँगा, लेकिन जितनी तनख्वाह मुझे होटल से मिल रही थी, इसी तरह तो मुझे कई साल लग जाएंगे रकम इकट्ठी करने में। मैंने इस नौजवान से कहा कि तुम अपनी बहन के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, इस होटल में काम करना छोड़ दो। तुम्हारी बहन की शादी के तमाम अखराजात मेरे ज़िम्मे हैं, वो मैं उठाऊँ इसका जहेज़ का बंदोबस्त भी मैं करूँगी। ये सुनकर इस नौजवान की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसे मेरी बातों का यकीन आया। कहने लगी, मैडम आप मेरे लिए एक फ़रिश्ता बन गई हैं, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मैंने इसे कहा कि मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही, जिसने मुझ पर एहसान किया था मैं तो इसका बदला चुका रही हूँ। किसी फ़रिश्ते से सीरत इंसान ने कई साल पहले मुझ पर भी ऐसा ही एक एहसान किया था, वो मेरा ख्वाब पूरा किया था। सर कुछ दिनों बाद इस नौजवान का वालिद भी मेरे ऑफिस आया। इस बुज़ुर्ग ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अदा की, एक बेटी जिसकी मैं शादी करने जा रहा हूँ, दूसरी बेटी जिसने अपनी छोटी बहन की शादी में मदद की। वो मेरी आंखों के सामने बैठी है। इस बुजुर्गी आंखों में मेरे लिए प्यार मोहब्बत देकर मुझे अपने वालिद याद है और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दुनिया में बेहतरीन काम लोगों की मुश्किलात कम करना और इनके काम आना है। सर मैंने इन 5 नौजवानों की तालीम का ज़ुम्मा उठाया, इन्हें IT सेक्टर में आगे बढ़ने में मदद की और सर मैं रहूँगी नहीं। मैं ये सुनकर हैरान हुआ। मैंने इससे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अगर तुझे काबल कैंसर हुआ है, वरना मैं खुद लिखकर पूरी ज़िंदगी की बातें बताती। अब मुझे इलाज के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं, इसीलिए दुआ करें। मैंने कहा कि तुम हमेशा से मेरी दुआओं में हो। तुम्हारी कहानी ना लिखता अगर जो तुमने गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए किया वो ना बताया होता। तुमने एक दिए से 5 घर रोशन किए, यानी 5 ख़ानदान। तुम वाकई एक अनमोल हीरा हो, एक अनमोल लड़की, एक ऐसी लड़की जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता और हर वक्त तुम मेरी दुआओं में रहोगी और जब तक ज़िंदा रहूँगा लोगों को तुम्हारी मेहरबानियों की कहानी सुनाता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।